So tell me about this thing, यार. ये AI का the company that you are a founder at. What is that about? Every few days मुझे रिक्वेस्ट आते हैं ऑन माय मेंटरशिप प्लेटफॉर्म कि हमें स्विच करना है करियर. और करियर स्विचेस पहले ऐसे थे कि लोगों के आते थे कि चलो हमारा रैंक डाउन आया है, हमें रिपीट नहीं करना, या क्लिनिकल में इंटरेस्ट कम है, ऐसे करियर स्विचेस आते थे. अब न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, Really? from every degree most likely. Really? Seriously? Serious. Even radiologists, oncologists are asking you about other career paths. पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो उसे 1000 चीजें जाननी होती है. right. 1000 चीजें जानने के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा? डॉक्टर उनको बता नहीं रहे हैं. अगर आप किसी लाइफस्टाइल एलिमेंट, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेटाइज जवाब देते हैं डॉक्टर्स. पेशेंट के 1000 सवाल होते हैं. अब ये सवाल कौन करेगा? What about this miscommunication कि ऐसा कुछ हो गया जो पेशेंट बताना भूल गया, AI पूछना भूल गया, एंड AI ने कुछ एडवाइस. एक तो चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट AI इज गोइंग टू बी सपोर्टिव. इट इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप एक्स्ट्रा दवाई ले लो. वो तो AI, आई एम अज्यूमिंग कि वो तो पॉसिबल नहीं है. तो एक तो पहले था कि AI बज़वर्ड है एंड AI इज द फ्यूचर, AI इज द फ्यूचर. अब टोनालिटी चेंज हो रही है कि AI इज द प्रेजेंट. In some way, I want to be a part of one small positive impact in people's life. हाय गाइस. तो इस बार के हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मंथन मेहता. अभी इन्होंने MBBS किया है, उसके बाद MD इन फार्मेकोलॉजी किया है. सबसे पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है कि फार्मेकोलॉजी के बारे में अवेयरनेस मेडिकल स्टूडेंट्स को आई थिंक इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यूजुअली इंसान सोचता है सर्जन बनूंगा या फिर फिजिशियन बनूंगा. ये फार्मेकोलॉजी क्या है, तो इसी के बारे में बताएंगे हमें सर. एंड फार्मेकोलॉजी तो उन्होंने किया है, उसके बाद उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है और वो है स्टार्टअप ज्वाइन किया है. सो यूजुअली आई थिंक हमारा ये आइडिया रहता है कि स्टार्टअप सिर्फ इंजीनियर्स या बाकी के फील्ड के लोग करते हैं. डॉक्टर्स कहाँ हैं स्टार्टअप में घुस रहे हैं. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको पॉडकास्ट में आगे भी सुनने मिलेगा कि अभी बहुत सारे डॉक्टर्स भी स्टार्टअप में जा रहे हैं. उनका करियर जो ग्राफ है वो डायरेक्टली उन्होंने स्टार्टअप में जंप नहीं किया है. ऑब्वियसली उनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री का काफ़ी बैकग्राउंड नॉलेज है बिकॉज ऑफ फार्माकोलॉजी, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. वो करंटली स्टार्टअप में क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. इंटरेस्टिंगली इट इज़ एन AI स्टार्टअप. एक डॉक्टर और AI स्टार्टअप, हाउ डज दैट मेक सेंस? सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस एपिसोड. And I hope you enjoy this one, and obviously subscribe तो किया ही होगा, right? चलो enjoy the podcast. मंथन भाई, आपने MBBS का पढ़ाई किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, and now you are the founder of an AI company. मुझे डर लग रहा है कि ये AI ना डॉक्टर्स को ही रिप्लेस कर देंगे. क्या सीन है? I think आदित्य, वो डर अब तो चला गया है. पहले जितना था उतना. जस्ट 4-5 महीने पहले की बात करें तो ऑल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस एक ही क्वेश्चन, AI विल रिप्लेस डॉक्टर्स, AI विल रिप्लेस डॉक्टर्स. बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ. बीच में BMJ का एक कॉन्फ्रेंस था वेयर दे सेड 1 in 5 डॉक्टर्स AI यूज कर रहे हैं. दिस नंबर विल गो अप बाय 75% डॉक्टर्स यूज करेंगे. आप देखें तो डॉक्टर्स AI यूज करना इज नॉट रिप्लेसिंग AI. हैरिसन पढ़ा होगा आपने कभी, तो उसमें एक लाइन है, और हचिसन में रादर, कि मेडिसिन इज एन आर्ट मोर देन अ साइंस. तो AI कैन नॉट डू आर्ट. AI कैन डू एल्गोरिथम्स, AI कैन डू साइंस. अभी रिसेंट लास्ट वीक एक रिसर्च आया वेयर दे डिड कि GPT कैन सॉल्व गुड MCQs. मतलब उनसे आप मेडिकल एंट्रेंस दिलवा दो तो वो डॉक्टर से बेटर परफॉर्म करेंगे.
द मोमेंट यू रिमूव MCQs आउट ऑफ क्वेश्चन एंड आस्क देम कि आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी बुकिश आंसर. सो AI इज देयर टू ऑगमेंट योर वर्क. आपका एक काम वो इजी करने के लिए है. जैसे अगर आप सोचे कि स्मार्टफोन्स आए तो आपके हाथ में पूरी चीज़ आ गई, पूरी दुनिया आपके हाथ में आ गई, बहुत चीज़ें इजी हो गई. सो लाइक यू सेड कि मतलब ह्यूमन जजमेंट या ह्यूमन इंटरवेंशन तो रिक्वायर्ड है, बट ऑल्सो लाइक आपने जो एग्जांपल दिया कि AI एग्जाम्स अच्छे लिख सकता है, तो फिर उससे तो क्या हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं क्या कि जिसने टॉप किया ही इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ? because I asked this question because then by that logic even our exams which are trying to filter good doctors, it has some flaws. एग्जाम्स के तो बहुत फ्लॉज है. एंड मैं कोट करना चाहूँगा, वेरी रिसेंटली वन ऑफ आवर टीचर्स पास्ड अवे, बेनी नेगलूर, डॉक्टर बेनी नेगलूर. एंड शी आई रिमेंबर जब पहली बार उन्होंने हमारा क्लिनिक Really would Vijay Neglu sir's यस yeah लास्ट वीक. और जब उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम क्लिनिक लिया था मेडिसिन का, उन्होंने बोला था ना, मैं कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, पर मुझे आता है पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, और मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगी. तो टॉप या मेडल लाने के लिए मत पढ़ो, पेशेंट का भलाई करने के लिए पढ़ो, और खुद को जितना आता है समझ में उस हिसाब से पढ़ो. तो फ्लॉ तो है सिस्टम में, पहले से भी है कि जजमेंट इज बेस्ड. आपका एक T20 परफॉर्मेंस हो गया कि एक दिन का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शायद वो परसेंटाइल सिस्टम और रैंकिंग डिसाइड करते हैं. तो एक बैड ओवर तो विराट कोहली का भी जा सकता है. राइट. ये तो चलो ठीक है एग्जाम्स का. सो बाय द वे गाइस, वी टॉक्ड अबाउट एग्जाम्स में फ्लॉज है एंड ऑब्वियसली उसको एड्रेस करना चाहिए. लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस. बट लाइक कमिंग बैक टू AI, अभी देखो आपने तो बोला कि ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, बट एवरीबडी नोज कि जो डॉक्टर्स है उसमें भी स्पेशलाइजेशंस है. तो फॉर सम स्पेशलाइजेशंस विच आर वेरी एल्गोरिदम बेस्ड लाइक रेडियोलॉजिस्ट्स, तो ये बाकी सब लोग तो बच जाएंगे, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट का क्या होगा? सो गुड क्वेश्चन. एंड जितना AI डेवलपमेंट्स हो रहा है, एंड इवन द टॉप गुड AI हेल्थ केयर थिंग्स जो मुझे भी पसंद है, मोस्ट ऑफ देम आर इन द रेडियो पैथो काइंड ऑफ स्पेस, जहाँ डेटा बहुत है, अल्गोरिदम है, और चीज़ें बच जाएगी. मैं नहीं कहूँगा कि जॉबलेस हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, वैसे भी सीट्स कम है, रेशियो स्क्यूड है, शायद रैंक 1 पे रेडियोलॉजी ना जाए थोड़ा रैंक शायद नीचे आने लगे. बट जो यूज़ केसेस है, जो AI कंपनीज जो रेडियोलॉजी में काम करती है, जो यूज़ केसेस वो बताती है, वो ऐसी है कि अंडर सर्व्ड एरियाज है जहाँ रेडियोलॉजिस्ट पहले से नहीं थे, वहाँ AI हेल्प कर रहा है. कि जहाँ पे आपको CT मशीन नहीं है, जहाँ पे MRI नहीं है, जहाँ पे आप एक्सरे से डायग्नोसिस कर रहे हो, और वो एक्सरे रीडिंग भी आपका रेडियोलॉजिस्ट रिमोट कर रहा है. तो पहले वो टेली रेडियोलॉजी भी एक बड़ा प्रोफेशन था, बहुत चलता था. अब वो टेली रेडियोलॉजी को एक तरह से ऑगमेंट किया है कि नाउ यू जस्ट हैव AI बेस्ड रिपोर्ट्स, और आपको वो वैलिडेट करने हैं. तो इट इज़ बिकम मोर वैलिडेशन बेस्ड. तो आपका रेडियोलॉजिस्ट का काम थोड़ा वैलिडेशन बेस्ड ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू कोर देखना. वैसे एक रिपोर्टिंग है और फिर क्लिनिकल कोरिलेशन था, अब एक AI कोरिलेशन ऐड हो गया है, जहाँ AI उन्हें एक रिपोर्ट बना के दे रहा है और उन्हें कोरिलेट करना है कि हाँ ये इसी प्रकार से हो सकता है, नहीं हो सकता है. जितना डेवलपमेंट हो रहा है रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में, स्क्रीनिंग पे ज़्यादा फोकस है कि आपने एक रूटीन एक्सरे करवाया, उससे आपका TB का रिस्क, उससे आपका लंग कैंसर का रिस्क, उसके आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क, वो बताने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं. तो इट इज़ मोर पेशेंट फ्रेंडली, नॉट डॉक्टर हार्मफुल. ओके. इफ यू लुक एट इट दैट वे, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर को हार्म कर रहा है इन एनी वे. इट्स एक्चुअली सेविंग योर टाइम. आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने का रिपोर्ट रीडिंग कर सकते हो, प्लस आपका टाइम भी आधा हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ वैलिडेट करना है कि जो AI ने लिख के दिया है वो राइट है या रॉन्ग है. राइट. तो वो एक एडिटर का काम हो गया आपका राइटर के बदले. तो दैट इज हाउ आई लुक एट इट. कि इट सी देयर इज अ फोबिया
जब कंप्यूटर्स आए थे ना तब सबको लगा था कि जॉब चली जाएगी सबकी, हाँ, तो नहीं गई, लोगों ने सीखा. द प्रॉब्लम इज कि हम डॉक्टर्स थोड़े रेजिस्टेंट है चेंज से. हम इसी तरह से चल रहे हैं, हम इसी तरह से करेंगे. एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हेल्थ केयर में स्लोएस्ट है. मैं को कोट करूँगा somebody जो आभा अपना डिजिटल हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं. उन्होंने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ओपनली बोला कि हमें लगा था जब हम यूपीआई लाए थे कि बैंकिंग वालों से काम निकलवाना बहुत मुश्किल है, बट आज जब हम आभा ला रहे हैं तो हमें पता चला कि डॉक्टर्स इन बैंकर्स के भी बाप है. तो रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत ज़्यादा है. और एक इनसिक्योरिटी, एक मुझे लगता है मेडिकल प्रोफेशन थैंक्स टू ऑल दीज 100 एंट्रेंस एग्जाम्स, फिर विद इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड पोस्टिंग एग्जाम, ये एग्जाम वो एग्जाम, फॉर एवर आपको एक रेस में डाल देता है. एंड दैट रेस ब्रिंग्स यू टू इनसिक्योरिटी कि मैं नहीं करूँगा, अगर मैंने नहीं किया तो आदित्य मुझसे आगे चला जाए. और वो इनसिक्योरिटी की वजह से लोग चेंज नहीं करते. तो अदर वे होना चाहिए, यू नो, कि अगर मैंने आज एआई अडॉप्ट नहीं किया तो आदित्य तो आगे चला ही जाएगा और शायद मुझे रिप्लेस भी कर देगा. तो एआई मुझे रिप्लेस नहीं करेगा, बट जो लोग एआई यूज नहीं करेंगे वो थोड़े ग्रेजुअली रिडंडेंट होते जाएं. And like you asked about the medical, like you said about the medical profession, कि जब हम लोग एमबीबीएस में पढ़ते थे तभी जो पढ़ाई होता था, अभी तो एआई आने के बाद वो भी शायद चेंज हो जाएगा, मे बी नॉट, वी डोंट नो. क्योंकि अभी तो लाइक इसमें स्टूडेंट्स के सिलेबस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटकॉम. इट्स टोटली नॉट टेक्निकल. तो एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन, सो दे आर बीइंग टॉट दैट कि भाई ये कम्युनिकेट, डॉक्टर्स पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है ये तुम पढ़ो, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, विच वी नेवर हैड. सो वो चेंज हो रहा है. एट द सेम टाइम, do you think at this moment right now you're going ahead, medical profession is as lucrative as it used to be? Because a lot of changes are happening, so obviously it won't remain, probably it won't remain the same way, it will change. But is it lucrative money wise, yeah, satisfaction wise? See, I'm not an astrologer, so I can't predict the future. And probably 5 years ago we didn't know कि AI इतना आगे बढ़ जाएगा. इनफैक्ट 1-2 साल पहले की भी बात करूँ ना, द काइंड ऑफ वर्क जो मैं करता था टूवर्ड्स टू व्हाट अभी करते हैं, AI हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, AI हैज़ रिड्यूस टाइम. तो फ्यूचर ल्यूक्रेटिव है या नहीं ये तो वक्त बताएगा है कि AI की वजह से क्या है. चेंज इज़ कांस्टेंट और वो परिवर्तन लाना ज़रूरी है. ल्यूक्रेटिव वाइज तो काफ़ी टाइम से आई फील कि मेडिकल प्रोफेशन का जो एक ऑरा था वो चला गया. ओके. एवरी फ्यू डेज मुझे रिक्वेस्ट आते हैं ऑन माय मेंटरशिप प्लेटफॉर्म कि हमें स्विच करना है करियर. और करियर स्विचेस पहले ऐसे थे कि लोगों के आते थे कि चलो हमारा रैंक डाउन आया है, हमें रिपीट नहीं करना, या क्लिनिकल में इंटरेस्ट कम है, ऐसे करियर स्विचेस आते थे. अब न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, Really? people from every degree most likely. Really? Seriously? Serious. Even radiologists, oncologists are asking you about other career paths. like what? Like what do they want to be now? अभी उनको क्या? Tech, entrepreneur, corporate. Yeah, I mean tech makes sense, entrepreneur makes sense, but really? तो that aura is off. बहुत सारे हैं जो MBBS के बाद, एंड दैट इज अ ह्यूज सर्च. काफ़ी लोग हैं जो MBBS के बाद कहते हैं हमें प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, हमें टेक प्रोडक्ट डेवलप करना है, हमें कोडिंग सीखना है. तो वो एक स्किल सेट है जो, और एक चेंज है. मतलब आप भी बच्चों को पढ़ाते हो, यू सीन मेडिकल स्टूडेंट्स में भी एक चेंज है कि जो उनका एक अप्रोच था पहले कि हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे, ये मार्क्स लाएंगे, करेंगे, वो अप्रोच नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स ओपन हो रहे हैं, ये जनरेशन चेंज हो रहा है. और ऑरा इज गोइंग ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रगल्स जो लोगों को रियल वर्ल्ड में दिख रही है. What are those struggles? सो
मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना कि जब लोग लेते हैं इवन व्हेन दे आस्क कि आपने जो स्पेशलाइजेशन किया मुझे वो लेना है कि हम आपको लिंक्डइन पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वो देखते हैं, हमें आदित्य जैसा बनना है, पॉडकास्ट लेना है, बट बोलता हूँ कि अमिताभ बच्चन को देख के ना हर कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता। वो एक सुपरस्टार के पीछे रोज 1000 लोग हैं जो फिल्म सिटी के बाहर एक ब्रेक के लिए वेट करते हैं, विच इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशंस। अब एक रियलिज्म जो है ऑफ सेटिंग अप क्लिनिकल प्रैक्टिस, ब्रिंगिंग इन दैट काइंड ऑफ पेशेंट बेस, ये सारी चीज़ें लोगों को पढ़ाई नहीं जाती। तो एक तो मेजर फ्लॉ था कि डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन भी नहीं पढ़ाते थे, जो अब यू आर सेइंग कि चेंज कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं इन सब में। बट जो एक रियलिज्म है ऑफ की प्रैक्टिस सेटअप कैसे करना है, वो किया, उसके बाद क्या करना है। तो ये जो लोगों के आते हैं मुझे क्वेरीज वगैरह, उनके यही चीज़ों पे होते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और अब मैं देख रही हूँ लोग हैं तो 10-20 साल से यही के यही है, और मेरा ऐसा प्रोफेशन है, मैं खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो अगर मुझे यही करना है तो मेरा ना वर्क लाइफ बैलेंस है, ना मेरा पे इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, तो एम्बिशन वाइज कुछ ज़्यादा है नहीं करने। तो एक वो स्ट्रगल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। टू प्राइवेट एक्विटी इन हॉस्पिटल्स, अगर हम देखें कि दैट वे हॉस्पिटल्स लुक लाइक अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस टुडे, क्योंकि बहुत प्राइवेट एक्विटी फंडिंग आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बट इट्स ऑल गोइंग टू बिग शार्क्स। तो वही सेम चीज़ें एक नर्सिंग होम कल्चर, एक वो वाले कल्चर मूव अवे हो रहे हैं। पेशेंट्स आज मुझे भी अगर सेकेंड थर्ड ओपिनियन के लिए कॉल करते हैं तो वही बोलते हैं कि नहीं, हमें बड़े हॉस्पिटल में जाना है। तो वो एक कल्चर चेंज है। टू एज बायस, कि आपके बाल सफेद नहीं है तो मैं आप पे विश्वास कैसे दैट्स अ बिग वन। तो वो बहुत बड़ा बायस है। तो यंगर जनरेशन को मुश्किल आती है। एंड अगेन लॉट ऑफ डॉक्टर्स यार, मतलब इफ यू गो इन द सिटीज एवरी स्ट्रीट हैज, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, तो कहाँ पे मतलब जाए वो समझ में नहीं आता। एंड ओवर सैचुरेशन, एंड आई रेड दैट स्टेटिस्टिक दैट समवेयर WHO recommends ki there should be one doctor for 800 people, but we already have one doctor for 600 people or something. तो स्टेटिस्टिक्स आर स्क्यूड, मतलब यहाँ पे यू हैव स्ट्रीट्स जो पूरी डॉक्टर मार्केट्स है, They are skewed, yeah. और देयर आर प्लेसेस जो हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो वो एक्सेस लेवल पे थोड़ा ओवरऑल कम आता है। बट प्रैक्टिस जमाना है तो आप तो वो गांव में नहीं जाने वाले हो प्रैक्टिस जमाने के लिए, तो आपको जो यू हैव टू फेस दैट सैचुरेशन जो आज है। और बहुत लोग चेंज करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, कि क्योंकि पुल के बदले ना पुश ज़्यादा है। तो एक करियर चॉइस में देयर आर 2 एलिमेंट्स। एक पुल फैक्टर होता है कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। दूसरा है कि नहीं भाई धक्का मार रहा है, नहीं यहाँ मत आओ। तो जो मेडिकल का एक पुल था, द अट्रैक्शन जो पुल था, वो कम होके अब ये रियल स्ट्रगल्स लोग बता रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो खुद डॉक्टर्स हैं, जिनके वी नो सेकेंड जनरेशन को वो सामने से डॉक्टर्स नहीं बनाना चाहते, कि ये कोई राजगद्दी नहीं है कि मैं सेटअप दे सकता हूँ, मैं पेशेंट नहीं ला सकता। तो नया ज़माना है, पेशेंट्स को लाने के लिए डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंसर्स बनना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को They need to be socially active, सोशली एक्टिव। गूगल पे आपको रिव्यूज लिखवाने पड़ रहे हैं, ये करना। तो एक स्किल सेट भी डेवलप करना पड़ रहा है। गूगल पे रिव्यूज लिखवाने पड़ रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। किसी के पास रिव्यू देने का टाइम नहीं है, दैट इज अ बिग वन, एवरीबॉडी डज दैट। तो वो एक स्किल सेट है। तो कल ही आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस एंड डॉक्टर बांग वाज सेइंग, इज the head of cardiology at Lilavati, ex-president of Cardiology Society of India, saying patient नहीं रहा, patient consumer है, and consumer is king। तो आपको वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एक पेट्रियार्की है मेडिसिन में, कि जो एक टेबल का डिस्टेंस है ना, कि मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ वही सही है, वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सालों पहले एरिक टोपॉल, द एडिटर ऑफ मेडस्केप, हैज रिटन अ बुक कॉल्ड द पेशेंट विल सी यू नाउ, एंड इट स्टेम्ड फ्रॉम एंजेलिना जोली का
जो BRCA के बाद उन्होंने प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी करवाई थी, तो उस पे पूरा उसको लेके आगे की चीज़ें करके बुक लिखा है, डेमोक्रेटाइजिंग हेल्थ केयर, कि पेशेंट को एक इक्वल पार्ट प्ले करना है। और जो आज हम देख रहे हैं कि पेशेंट इज़ वेरी अवेयर, और ये जो AI आप बोल रहे हो डॉक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, वो एक पेशेंट पॉइंट से भी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कि पेशेंट भी AI में तुरंत डाल रहा है कि आपने जो बोला वो राइट है कि रॉन्ग। पहले तो गूगल सर्च होता था, अब तो वो करने का भी जरूरत नहीं है. सो AI विल एनालाइज स्टफ फॉर यू एंड गिव some output which is yet more dangerous for the doctor, because the doctor then has to put the effort कि भाई ठीक है ऐसा है या ऐसा नहीं है या whatever. मतलब you can literally get stuck at any point. बिल्कुल. सो एंड डॉक्टर्स वर नॉट यूज्ड टू गेट चैलेंज ना, मतलब कौन सवाल पूछेगा यार. डॉक्टर पहले डॉक्टर भगवान का रूप, फिर डॉक्टर मतलब ब्रह्म वाक्य, जो बोला वो सही ही होगा. बट आज वो नहीं है, आप जो भी बोलो वो चीज़ चैलेंज हो सकती है. Exactly. And so like you said कि आपको वेरी ऑफन लोग मैसेज करते हैं कि ठीक है यार चेंज करना है, करियर स्विच करना है. बट टॉकिंग अबाउट योर करियर ट्रेजेक्टरी, you have done MD in pharmacology, which is what I have done too. So we both are pharmacologists. I want to talk about this is because I think, again, it's my opinion, people don't know enough about pharmacologists. तो अब जब 2 pharmacologists बैठे ही है शो पे, तो ये तो प्रमोट होना चाहिए. तो बाकी सब लोग तुम लोग जाओ भाड़ में, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं. So what is your take on pharmacology? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग. मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि फिर यहाँ भी सैचुरेशन हो जाएगा. बट टेक देखो, करना नहीं करना इज अगेन वेरी वेरी सब्जेक्टिव. और मैं ये करना नहीं करना इज वेरी सब्जेक्टिव. और मैं ये पहले ना, जब व्हेन पीपल लाइक यू वुड हैव आस्क्ड कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू नो, विद दैट लिमिटेड एक्सपोजर टाइम गैप, तो मैं बोलता था हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, जितना मुझे पता है मैं सब कुछ सबको ज्ञान दे देता था. बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना वो अर्गोनॉमिक नहीं होता था, कि किसी को इंटरेस्ट है नहीं है और मैं राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, या मैं फील्ड को ग्लैमराइज कर रहा हूँ तो लोग फॉलो कर रहे हैं. ओके. एक क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल डिवाइड है इंडियन सोसाइटी में, और आज भी है, कि आपने स्पेशलाइजेशन किया किस में है. ये क्या होता है, मतलब अब आप डॉक्टर हो या आपने कुछ फार्मेसी में किया है, आपने ये किया है वो किया है, तो एक वो स्टिग्मा जैसा बन जाता है लोगों के लिए. तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन आपके अंदर वो है कि मैं वाइट कोट निकाल के एक सूट पहनूं. तो इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट, द फील्ड इज ओपन फॉर यू. क्या करना पड़ता है उसमें फॉर समबडी हु हैज जस्ट डन MBBS, सोच रहा है क्या करना पड़ता है फार्मेक में? 3-4 ऑप्शंस है आपके पास. एक है रिसर्च, क्लिनिकल डेवलपमेंट आपको करना है, कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स करो, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हो. दूसरा है फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी. और कॉमन लोगों के लिए ड्रग सेफ्टी मतलब, और वैक्सीन सेफ्टी, सबको कोविड की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन की, इसकी उसकी पता चली है. तो कैसे पता चलेगी, ये कोविड बहुत चलता है रूमर ना, कोविड वैक्सीन के बाद ये हो गया लोगों को, वो हो गया. तो आपको पता कैसे चलेगा कि सच में वैक्सीन की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए पूरा फील्ड है जिस फार्माकोविजिलेंस, नॉट जस्ट कोविड वैक्सीन, सारी दवाइयों के लिए होता है, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. आपका वो एक्यूमेन चेक करता है कि आप एसोसिएट कर पाते हो या नहीं, कि ये साइड इफेक्ट दवाई की वजह से या ऐसे ही हुआ है. एंड देन देयर इज़ द होल कॉर्पोरेट ग्लैमर ऑफ मेडिकल अफेयर्स, कि आप मेडिको मार्केटिंग करते हो, तो आप बेसिकली साइंस बेच सकते हो. तो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड कि करना है, मुझे घूमना है, मस्त क्रॉस फंक्शनल मीटिंग्स करनी है, जो टिपिकल कॉर्पोरेट मीम्स से रिलेट कर पाते हैं कॉर्पोरेट जॉब में, आई थिंक मेडिकल अफेयर्स इज़ फॉर देम. बाकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत है. मैंने खुद पिवट किया है इनटू हेल्थ टेक, देन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. दैट कैन हैपन इन एनी फील्ड. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में करें. ऑफ कोर्स मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इन द फील्ड हैज़ हेल्प्ड मी reach these places, but it can happen with whatever domain expertise you may have. तो broadly ये 3-4 चीज़ें लोग करते हैं.
दे ट्राई टू इम्पैक्ट पीपल एट स्केल. तो लोग बोलते हैं कि मतलब क्या ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप पेशेंट रोज नहीं देख रहे हो, डॉक्टर साहब करके 5 लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे सेटिस्फाई होते हो. तो दिस इज सेटिस्फैक्शन एट स्केल, कि अगर आप या तो रिसर्च में हो या मेड अफेयर्स में हो या विजिलेंस में हो, आप एट स्केल देख रहे हो 10,000 पेशेंट, 1,00,000 पेशेंट, आप वो स्केल पे इम्पैक्ट कर रहे हो. कि आप एक ड्रग लॉन्च पे काम कर रहे हो कि ये दवाई आएगी, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई लॉन्च करेगी तो इतने सारे हार्ट अटैक्स कम हो जाएंगे. तो आप यू आर टॉकिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स, बिलियंस ऑफ मैनकाइंड. मतलब सोचिए अगर किसी ने कोविड वैक्सीन नहीं बनाया होता तो हम कहाँ होते. और आज अगर जो फार्माकोविजिलेंस करने वाले लोग वो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट करके हमें नहीं बता रहे हैं कि सेफ्टी इसकी लॉन्ग टर्म क्या है, क्या हो रहा है, तो हमारी अवेयरनेस लेवल कितनी कम होती है. वो इम्पैक्ट आप देखिए. इट्स लाइक सेविंग मैनकाइंड, विच अगेन यू नो समबडी, दैट होल टीम हैज़ डन. वो पूरी टीम है जिसमें ऑफ कोर्स एक एमडी फार्मैक भी होता है, जिन्होंने वो पूरा डेवलपमेंट करते हैं, मेडिकल मॉनिटरिंग करते हैं. तो उस हिसाब से फील फ्रूटफुल है. बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे रोज़ पेशेंट देखना ही है, वो आपको नहीं देखने मिलेगा. और अगर वो फिर मन में रह जाता है कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देन द ब्रांच इज नॉट फॉर यू. तो ले तो टेक इट विद द राइट माइंड सेट, देन इट्स फॉर यू. No, but the thing is, like in MD Pharma Act, अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ठीक है, you are just going to be another corporate employee. True, while that is true, but I think since we know a lot of friends from clinical and other branches, तो ना MD Pharma Act में जो ट्रेनिंग मिलता है, this is just again my opinion, we get the training to see everything very analytically, because obviously हम लोग 3 साल बैठ के वही काम करते हैं. तो perhaps we can say maybe कि अपना analytical ability है with regards to drugs, medicines, या फिर that analytical ability can be translated to anything, for example clinical situations. क्योंकि we sit, basically क्या हम लोग करते हैं, we sit at one place, we just keep on reading stuff, we keep on presenting stuff. तो भले अपना पेशेंट एक्सपोजर ना हो, बट अपना somehow in my mind अपना analytical skills are very well developed. आई एग्री. एक एनालिटिकल स्किल्स है. दूसरा ऐसा है कि आपका विजन थोड़ा ब्रॉडन रहता है, बिकॉज आप डे टू डे जो ट्रेनिंग फेज है, रेसिडेंसी जो नाइटमेयर होती है बहुत क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, बहुत ओवरबर्डन, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी देखने का, कुछ भी करने का. जैसा आपने बोला कि नो दैट रीडिंग, वो एनालिसिस करने में आपका एक एक्सपोजर बहुत बढ़ता है कि आप अक्रॉस थेरेपी एरियाज सोच सकते हो. आप एक ब्रांड रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाते हो कि मुझे इतना ही पता है, मुझे सर्जरी करना है तो मुझे वही देखना है कि मुझे कितना कटिंग मिल रहा है ओटी में. आपका ना वैसे नहीं होता है. आपने आज एक इम्प्लांट के बारे में पढ़ा, कल कुछ एआई के बारे में पढ़ा, परसों आपने कोई नॉवेल ड्रग के बारे में पढ़ा, और आपने कोई बेसिक ड्रग की कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखी, ड्रग रिपर्पसिंग देखा. तो वो एक एनालिटिकल माइंडसेट आ जाता है. बिल्कुल जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी आप, जिनके राउंड्स होते हैं उसमें भी आपका एक ड्रग इंटरैक्शन पे एनालिसिस होता है कि रेजिमेन कैसा दिया, कैसा नहीं. आपका एक गाइडलाइन नॉलेज भी थोड़ा स्ट्रांग होता है कि अडेरेंस है या नहीं. आपका प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाता है. तो चीज़ें बहुत है, बट इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव कि आप कैसे देखते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैठ के बोरिंग है, या अपने काउंटर पार्ट्स को लगता है कि अरे इनको क्या पता, इनको क्लिनिकल इन्होंने किया ही नहीं है, इनको क्या पता. तो एक वो जो डिस्काउंटिंग मेथड है, और ये हमारे कल्चर में इनग्रेन्ड है फॉर सम रीजन कि हाँ मतलब इसको ठीक है यार, इसको सही रैंक नहीं आई होगी इसलिए ले लिया है, करते ही क्या ये लोग, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं. बट ये जो अप्रोच और एटीट्यूड है दोनों साइड का, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे कि नहीं क्लिनिकल इज सुपीरियर, और कुछ एमडी फार्मैक्स को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमें नहीं पता क्योंकि हमने क्लिनिकल नहीं किया है. तो ये जो सोच है कि ये आपको एनालिटिकली ट्रेन करता है, ये आपको बहुत चीज़ें एक्सपोज करने देता है, तो एक वो है. और एक आपको एक
करियर में भी वो स्विचिंग का अपॉर्चुनिटी देता है. Exactly, and exactly why I asked this question. क्योंकि now maybe it was very natural for you to switch roles the way you did. कि आपने इस कंपनी में काम किया, then you joined another startup. ठीक है, then now you are in an AI company. So you might feel कि ये तो बहुत नेचुरल है, मैं ये कर सकता हूँ. But from an outside perspective, I can see where your pharmacology training gave you that natural advantage कि हाँ भाई, like you said, ये भी थेरेपी एरिया देखना है, वो भी देखना है, तो सब देख देख के when you are so used to that change, rapid change, you don't feel that burden. That is why people are asking you कि भाई कहाँ switch करो, ये करो, because you have done it. And so okay, so you have that good analytical capability, and now you switch to AI. So tell me about this thing, यार. ये AI का the company that you are a founder at, what is that about? तो the overall mission of the company is bridging the health gap. Okay. और ये गैप क्या है? दो तीन चीज़ें हैं. एक है कि पेशेंट्स मेडिसिन छोड़ देते हैं बीच में. देखिए, कोई भी क्रॉनिक केयर है तो स्टेटिस्टिक्स बताता है कि 1 in 2 पेशेंट्स विल ड्रॉप ऑफ विद इन अ ईयर. नंबर्स आर इवन स्क्यूड. समटाइम्स 20-30% पेशेंट्स ही कंप्लीट करते हैं. Right. लोगों को लगता है हम ठीक हो गए तो हमें दवाई नहीं लेनी है. उसकी वजह से आउटकम्स काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि आज आपको लगता है कि हाँ चलो मैंने दवाई नहीं ली, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बट इंटरनली आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा होता है. दो है कि पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने डॉक्टर से जो उन्हें मिलती नहीं है. टिपिकल ओपीडी टाइम इन इंडिया अगर आप किसी सर्वे में पूछे तो बोलेंगे हम 20 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, बट हम और आप दोनों जानते हैं कि 2 से 5 मिनट से ज़्यादा आई डोंट थिंक. इसीलिए तो वो कम्युनिकेशन डाला है करिकुलम में. या वो कम्युनिकेशन गैप है. हाँ, अगर आप एंड मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. एक आपको प्रैक्टिस है, ओपीडी है, एंड जितने पेशेंट्स आप देखोगे उतना ही आपका भी रेवेन्यू आएगा, और आपको बाकी पेशेंट्स भी देख रहे हैं तो आप एक पेशेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो. बट पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो उसे 1000 चीज़ें जाननी होती है. राइट. 1000 चीज़ें जानने के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा? डॉक्टर उनको बता नहीं रहे हैं. अगर आप किसी लाइफस्टाइल एलिमेंट, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेटाइज जवाब देते हैं डॉक्टर्स. मीठा मत खाना, रोज़ 30 मिनट वॉक करना, स्ट्रेस मत लेना, दवाई टाइम से लेना. इतने में ख़त्म हो जाता है. पेशेंट को कितना वॉक करना है? मुझे पैर में दर्द है, मैं वॉक कर सकता हूँ या नहीं? मीठा नहीं खाना है, मैं चावल खा सकता हूँ या नहीं? मैं आलू खा सकता हूँ या नहीं? तो पेशेंट के 1000 सवाल होते हैं. अब ये सवाल कौन करेगा? और बाहर जाते हैं फिर पेशेंट्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जहाँ बोलेंगे अरे ये करोगे हल्दी से कैंसर ठीक हो जाता है, इससे वो हो जाता है. तो मिस इन्फॉर्मेशन. अब इन सब ये सारा गैप है. तो इस गैप को हम ब्रिज कर रहे हैं, जहाँ हम पेशेंट्स को उनके डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर्स को हम एआई सपोर्ट दे रहे हैं कि वो अपने पेशेंट्स को केयर प्रोग्राम्स दे पाए कि आप मेरे साथ टच में रहेंगे, ये मेरी केयर टीम है जो आपके साथ टच में रहेगी. क्योंकि डॉक्टर को वो रिसोर्स हायर नहीं करना पड़ेगा, वो टाइम उनका नहीं जाएगा. जैसे हम यूपीआई स्कैन करते हैं वैसे बस एक कोड स्कैन कर लिया और बोला अब मेरे असिस्टेंट्स, मेरी टीम आपके टच में रहेंगे. तो वो टीम हमने डिवाइड की है 2 वेज में. एक है एआई सपोर्ट, ताकि आपके रूटीन क्वेरीज, आपको जो स्पीड है वो चीज़ें मिलती जाए, रोज़ की आपको एडवाइस मिले, आपको मेडिकेशन रिमाइंडर मिले, आपको जो सवाल है जो आप डॉक्टर को पूछ नहीं पाए, जो आपके कंडीशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे, लेकिन आपको सिर्फ जानना था कि अरे मुझे डायबिटीज़ है तो क्या मेरी आंखें खराब हो सकती है और कब होगी, या मुझे डायबिटीज़ है मेरे पापा को भी था तो क्या मेरे बच्चों को आ सकता है नहीं. अब ये सारे सवाल आपको पूछने हैं डॉक्टर को, लेकिन 5 मिनट में आप नहीं पूछ सकते क्योंकि वो नहीं पॉसिबल है. तो ये सारे सवालों के आपको राइट जवाब कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको ये केयर टीम थ्रू मिलते हैं जो सारे आंसर्स क्लिनिकली वैलिडेटेड अप्रूव्ड रहते हैं. तो ऐसा नहीं कि आपने जीपीटी में सवाल डाला या आपके व्हाट्सएप के एआई वाले सर्च में सवाल डाला और आपको जवाब मिल रहा है. ये वैलिडेटेड जवाब है.
जो अब आपको क्लिनिकली अप्रूव्ड है, कोई जेन एआई से जवाब जनरेट नहीं हो रहा है, फाइन ट्यून्ड मॉडल्स है जो ट्रेंड है, जो आपको इस हिसाब से जवाब दे रहे हैं। इसका फायदा होता है कि हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि पेशेंट्स के लिए ये फ्री है, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए भी ये फ्री हो, ताकि वो जितने चाहे उतने पेशेंट्स को दे सके। बट अगर आपको देना है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट किसको है? तो इन अ वे फार्मा कंपनीज को, क्योंकि जितना अडेरेंस बढ़ेगा, जितने पेशेंट्स दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे, जितनी बेटर लेंगे, दवाइयों की इनकी इफेक्ट भी ज़्यादा दिखेगी। तो इस हिसाब से हमारा जो गो टू मार्केट है वो थ्रू फार्मा कंपनीज है, कि वो अपने डॉक्टर्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर्स इन टर्न पेशेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने नाम में, फ्री ऑफ कॉस्ट। खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी कम करते हैं, और पेशेंट के साथ वर्ड ऑफ माउथ भी बेटर कर सकते हैं। सो जो लाइक फ्रॉम पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, तो पेशेंट के पास क्या होगा? एक ऐप होगा? नहीं, इट्स ऑल ड्रिवन बाय व्हाट्सएप। ओके, इट्स ड्रिवन बाय व्हाट्सएप कंप्लीटली। सारे माइक्रो एप्स हमने व्हाट्सएप में इंटीग्रेट कर दिए हैं इन अ वे कि आपको कहीं नहीं जाना है, बिकॉज हम सोचते हैं कि वी शुड मीट पेशेंट्स वेयर दे आर। अगर आप हेल्थ एप्स का डेटा देखें तो 1 in every 3 app I think being developed is a healthcare app, and more than 90% apps are used only once in a lifetime. या तो ये ऐसा नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, और हेल्थ केयर में हम मानते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज एट द कोर, और बाकी सारा जो इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं विथ एआई हो, विथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, टेलीमेडिसिन हो, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, फार्मा हो, सारी चीज़ें इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। तो डॉक्टर और पेशेंट सेंटर में है, और हम सबको उन्हें सपोर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि हमें उन्हें सपोर्ट करना है। पेशेंट को चीज़ें डॉक्टर से ही मिलनी चाहिए, और पेशेंट को चीज़ें वहाँ मिलनी चाहिए जहाँ वो रोज़ रहता है। वो व्हाट्सएप के अलावा हम कौन सी ऐसी ऐप है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप? तो बहुत सिंपल हो जाता है दोनों के लिए, पेशेंट कम्युनिकेशन, डॉक्टर कम्युनिकेशन। पेशेंट को कहीं जाना नहीं है। सोचिए आप डॉक्टर के साथ, उनके टीम के साथ टच में है 24/7 इन अ वे, और ये 24/7 करने के लिए ही हम एआई एजेंट्स यूज कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप ह्यूमंस के साथ करें तो एक स्केलेबिलिटी इश्यू आ जाता है, और हम और आप रिप्लाई चैट को वो स्पीड पे नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एआई आपको वो एक जर्नी में ले जाता है। ए बी, आपकी चीज़ें पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और आपको ये प्रोग्राम मिला है, आप कर रहे हो, आपने अचानक ही लिखा कि मुझे साइड इफेक्ट हुआ है, तो पूरा आपका जो जर्नी है, पूरा कम्युनिकेशन है, वो उस हिसाब से चलेगा। और हमारे बैकएंड पे एक ब्रेन बना है हमें, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, जिसमें हमने 60 मिलियन पेशेंट इंटरैक्शंस का डेटा डाला हुआ है। तो वो सारे नोट्स कैप्चर करता है कि आदित्य डॉक्टर है, तो उसका हेल्थ लिटरेसी बहुत हाई है, बट उसका वर्किंग टाइम, वर्किंग प्रोफेशन बिजी है, तो उसे मैं नहीं कह सकता कि आप जिम जाओ, सुबह शाम को स्विमिंग करो, वीकेंड्स पे स्पोर्ट खेलो। नहीं, मुझे उसको बोलना है कि आप इन क्लिनिक ये एक्सरसाइजेस कीजिए। मैं उन्हें नहीं बोल सकता आप हर 2 घंटे में खाइए, तो मुझे कैसे बोलना है? अब आदित्य ने सडनली बताया कि मुझे साइड इफेक्ट फील हो रहा है, तो आपका जर्नी उस हिसाब से जाता है कि आपकी साइड इफेक्ट की एंग्जाइटी ना हो, आपको दवाई के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि हम प्रिडिक्ट करते हैं फिर कि अब आदित्य शायद ड्रॉप ऑफ करेंगे, अब ये मेडिकेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे साइड इफेक्ट हुआ है और अब ये नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये सारा प्रिडिक्टिव मॉडल है, और ये ब्रेन बनाने का प्रिंसिपल ये है, जो हमारा लार्जर विजन है कि बियॉन्ड द क्लिनिक क्या होता है, उस चीज़ की हमारे पास कोई विजिबिलिटी नहीं है आज, कि पेशेंट बिहेवियर एक्चुअली क्या है वो हमें नहीं पता है। अगर आप फार्मा कंपनीज को भी देखें जो पूरा मेडिकल जर्नी बनाती है, तो पूरा पेशेंट जर्नी उनका डिपेंडेंट होता है 90% फ्रॉम डॉक्टर्स एंड 10% आपका फोकस ग्रुप डिस्कशन या कोई पेशेंट ग्रुप रहा और पूछा आपने क्वालिटेटिव सर्वे, तो ठीक है। वरना डे टू डे पेशेंट क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चलता है, उसे डॉक्टर से क्या क्या और चाहिए, उसको उस बीमारी से रिलेटेड क्या कॉन्वर्जेशंस उनके हो रहे हैं, तो ये विजिबिलिटी नहीं है कहीं भी। तो हम ये विजिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे एक पूरा बिहेवियरल मॉडल मिले कि, और हम डेटा ड्रिवन वो इंसाइट्स कर पाए। तो आज डॉक्टर को भी पता चलता है, तो हम जो पायलट्स देखते हैं तो उसमें हमने डॉक्टर्स को समरीज दी कि आपके पेशेंट इस हिसाब के सवाल पूछ रहे हैं। तो काफ़ी डॉक्टर्स ने अपना खुद का
कंसल्टिंग स्टाइल चेंज किया है कि अच्छा मेरे 60% पेशेंट्स ये वाला एक डाउट बहुत पूछ रहे हैं, तो मुझे ये अपफ्रंट सॉल्व करना चाहिए। राइट हम राइट चेक इन्स करते हैं वीकली कि कैसे चल रहा है, आपको प्रोग्राम के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको डॉक्टर की तरफ से और क्या सपोर्ट मिले, आपको ऐसा लग रहा है। उनमें से जो चीज़ें बाहर आ रही है उससे भी डॉक्टर्स अपना थॉट चेंज कर रहे हैं कि अरे पेशेंट को ये पसंद आ रहा है मेरे सॉल्व करना, तो उनको लगता है मेरे 1000 क्वेश्चंस उनके थे, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, एआई और एक बैकएंड टीम मेरे लिए सॉल्व कर रही है, वो भी मेरे नाम पे, तो पेशेंट के साथ मेरा रैपो बढ़ रहा है। और हम पेशेंट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका अगर फॉलोअप चल रहा है तो आपका लास्ट मंथ में, लास्ट क्लिनिक विजिट से बीच में आपने क्या क्या हमें सवाल पूछे हैं, आपको डॉक्टर से क्या क्या पूछना है, तो उसका छोटा समरी आता है। और डॉक्टर को भी वो समरी अपने डैशबोर्ड पे दिखता है अगर वो यूज़ करना चाहे तो, कि ये पेशेंट का एक छोटा सा आपको एक हिस्ट्री मिल जाता है कि अच्छा ये मुझे पता है, पेशेंट को ये डाउट्स थे, चलो एक आप टारगेटेड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं विथ पेशेंट्स। तो ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। राइट। सो पेशेंट के फ़ोन में, द वे आई अंडरस्टैंड इट, पेशेंट के फ़ोन में उस डॉक्टर का व्हाटएवर कॉन्टैक्ट सेव्ड होगा, बट दैट वोंट actually be the doctor. It will be you guys at the back end. You guys will have all the data and also patient का past data भी आपके पास होगा। तो वो हम स्कोप आउट करते हैं इन टर्म्स की प्रोग्राम कैसे चाहिए क्लाइंट्स को एंड कंपनीज को, कैसे प्रोग्राम चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि बहुत सारा पास्ट डेटा कलेक्ट करें तो हम कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारा एक प्रिंसिपल ओवरऑल है कि आप जितना पेशेंट को ज़्यादा पूछेंगे उतना आपका रिटेंशन और एंगेजमेंट लो रहता है। देखिए आज के ज़माने में किसी को भी ऐप में फुल टाइम मैं बोलूँ कि आप अपना पूरा फाइल के फोटोज खींच के मुझे भेजिए, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है। राइट। तो हम एक गेमिफाइड वर्जन में चीज़ें कलेक्ट करते हैं कि एक बेस, कि हम रेलेवेंट कुछ चीज़ अगर आपको पूछे उस हिसाब से हम आपको लेके जाते हैं। जैसे अगर मैंने आपको डायबिटीज़ का एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको पूछूँ अच्छा आपको डायबिटीज़ है, तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा कब से है, आप कितनी मेडिसिन ले रहे हो, कि आपको डायबिटीज़ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं। तो आप बोलते हो हाँ है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, अच्छा उसके लिए कुछ ले रहे हो या नहीं। जिसको नहीं है तो वो कम्युनिकेशन वहाँ स्टॉप हो जाता है। तो जिस हिसाब से पेशेंट है उस हिसाब से उसको आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा, क्योंकि एआई है तो ये डायनामिज्म हम ला सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल बन रहा है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हो, उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है। तो वो एक डायनामिज्म लाके हम ट्राई करते हैं कि मिनिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए और फिर ओवर टाइम कलेक्ट करें, रादर देन कि आप एक साथ सब कुछ मुझे दे दो। हम ओवर टाइम कलेक्ट करते हैं कि आज अगर हमने आपको टिप दिया है कि डायबिटीज पेशेंट्स को आंख के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसके साथ हम एक सवाल डाल देंगे कि आप अपना आई टेस्ट कितनी बार करवाते हो। तो क्या कि वो एक कंटेंट प्ले, और जिसको हम एआई की वजह से बहुत डायनामिक कर पाते हैं। हमारा एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिससे हम काफ़ी पर्सनलाइज कर लेते हैं। मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आपका जो कॉन्सेप्ट है वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। इट आई बिलीव इट विल डेफिनेटली सॉल्व अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, एज इन इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि कंप्लायंस डेफिनेटली बहुत इंक्रीज होगा। बट मेरे ना एक केस जस्ट सडनली ऐसे मेरे दिमाग में इट स्ट्रक मी, एंड मे बी वी कैन डिस्कस कि व्हाट विल हैपन इन सम केसेस लाइक दीज। ऐसे केस में क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ पेशेंट, ठीक है, तो पेशेंट को डायबिटीज़ है एंड पेशेंट का ना शुगर सुबह सुबह फास्टिंग शुगर जो है वो हमेशा ज़्यादा आता था। सो जिसको भी डायबिटीज़ है उसको हम दवाई देते हैं, ये सुबह को खाना है, ये शाम को खाना है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो मैंने दवाई दे दी, फिर भी पेशेंट का शुगर ज़्यादा ही आए जा रहा है, वो भी मॉर्निंग का। तो देन द डॉक्टर आस्क्स हिस्ट्री कि ठीक है आप कितने बजे खाना खाते हो, बिकॉज आपके खाने का टाइम इज़ रिलेटेड टू शुगर का रीडिंग। तो मैंने पूछा कितना बजे खाते हैं, तो पेशेंट ने बताया ठीक है इतना बजे हम खाते हैं, फिर इसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, एंड शुगर बढ़ा हुआ मिला है सुबह। सो आई एम लाइक ओके। सो आई ट्राइड चेंजिंग दवाई का टाइम, दवाई का पावर, ये मैंने पहले
with my initial instinct I tried. Then मुझे डाउट आया, तो मैंने पेशेंट को पूछा, आपने क्या कहा, आप 9 बजे तक खाना खाते, उसके बाद कुछ नहीं खाते? ओके। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप कुछ पीते हैं क्या? Then the patient said, हाँ मैं सोने के पहले दूध पीता हूँ, बहुत सारा शक्कर डाल के। लाइक अरे यार, इसके लिए वो शुगर ज़्यादा आ रही है। सो फिर देन आई वॉज एबल टू एडजस्ट द शुगर एंड द डोज, एंड फिर उसका शुगर कंट्रोल में आया। सो माई क्वेश्चन इज, विद दिस AI, वॉट अबाउट दिस मिसकम्युनिकेशन, कि ऐसा कुछ हो गया जो पेशेंट बताना भूल गया, AI पूछना भूल गया, एंड AI ने कुछ एडवाइस। एक तो चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट AI इज गोइंग टू बी सपोर्टिव, इट इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप एक्स्ट्रा दवाई ले लो, वो तो AI, आई एम अज्यूमिंग कि वो तो पॉसिबल नहीं है। बट सर्टन लैप्सेस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इवन फॉर सिंपल एडवाइसेस दैट आप आप एक्सरसाइज कर लो, गॉड फॉरबिड कि कभी सिंपल एडवाइस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो व्हाट आर योर कंटिंजेंसीज टू सॉल्व दैट? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड लाइक यू अज्यूम कि नहीं, हम कोई भी क्लिनिकल गाइडेंस नहीं देते हैं, इसीलिए हम प्रोग्राम डॉक्टर्स केयर टीम के नाम से जाता है कि डॉक्टर आदित्य केयर टीम, ताकि हम बोले कि नहीं, ये चीज़ आप डॉक्टर आदित्य को मिल के ही सॉल्व करेंगे। ओके, आप उन्हें मिलिए, आप क्लिनिक वापस जाइए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। अब जैसे एज केसेस है कि चलो आपने रूटीन एडवाइस Edge cases दी basically, yeah. और कुछ हो गया, तो एक तो है कि हम जो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह, उसका एक बेसलाइन असेसमेंट ले लेते हैं कि आपको फिजिकल लिमिटेशन है या नहीं, आप एक्सरसाइज रोज़ करते हो नहीं करते हो, आपको कभी दिक्कत हुई है या नहीं वाइल डूइंग एक्सरसाइज। तो हम एक बेसिक ये ले लेते हैं कि आपको ये चीज़ें मिली है वगैरह। तो एक है कि आपका एक कंसेंट वंसेंट लिया हुआ है, तो लायबिलिटी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंड पॉइंट एंड द मेडिकल स्टैंड पॉइंट यू आर सॉर्टेड कि वहाँ पे आप नहीं है। AI को उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन किया है कि आप ये सवाल पूछे कि कम आ रहा है, हाई आ रहा है, कि छोटी से छोटी चीज़ आप मुझे बताओ। और क्योंकि डॉक्टर्स केयर टीम के नाम से जाता है, तो पेशेंट इज़ फ्री टू से कि हाँ मैं ये भी करता हूँ। तो कभी कभी जो आपको 2-3 बार हिस्ट्री लेके पूछ के निकलवाना पड़ा इन क्लिनिक, और वो आए भी ना, कभी कभी ना सिर्फ रिपोर्ट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे या किसी पे कि इतना ही है, बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं है, आप वो चेंज किए बिना करते हो कि चलो बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो, इंसुलिन थोड़ा टाइटर कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें हम एक्चुअली AI की वजह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ आप बताओ। जैसे हमने एक प्रोग्राम में चेक इन मैसेज डाला था कि आफ्टर 5 days हम साइड इफेक्ट उस मेडिसिन का थोड़ा सा था, तो हमने डाला था कि आफ्टर 5 days मैसेज प्रोएक्टिवली जाता है कि 5 दिन हो गए आपने दवाई ली, आपको कोई भी छोटी या बड़ी चीज़, छोटा या बड़ा चेंज मिला हो तो हमें बताइए। और बाकी सारी भी जो चीज़ें हैं जो हमें उन्हें प्रोएक्टिवली, एक तो अपना एक्सरसाइज में रिस्क होता है, न्यूट्रिशन वगैरह में भी कोई जेनरिक एडवाइस जाती है, तो हम अगर है कि मिलेट्स जैसे है, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को सूट होते हैं, किसी को नहीं होते हैं, डॉक्टर मे हैव गिवन इंडिविजुअल एडवाइस डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल, तो हम लिखते हैं कि अगर आपको क्लिनिक में कुछ और बताया गया है तो आप वो फॉलो कीजिए। तो हम ट्राई करते हैं सेफगार्ड करने की। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो 1-on-1 ह्यूमन, इसीलिए जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि AI रिप्लेस करेगा या नहीं, तो ये वही है कि एक ह्यूमन जजमेंट है बहुत चीज़ों का कि जिसे हम नहीं काउंटर कर सकते। तो ये एक ऑगमेंट है, एक सपोर्ट टीम है। तो आप इसे समझिए कि डॉक्टर के असिस्टेंट्स को जैसे आप जो पूछते हैं और वो जो आपको टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज देंगे, ये आपको उसी टाइप के रिस्पॉन्स देंगे। डॉक्टर का जॉब इजी कर देते हैं कि असिस्टेंट मुझे हिस्ट्री लेके दे रहे हैं, समराइज इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है और मैं क्विकली एक्ट कर पा रहा हूँ। तो वो एक विजिबिलिटी भी डॉक्टर को मिलती है कि पेशेंट एक्चुअली क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप अपने सारे पेशेंट्स के चैट्स भी देख सकते हैं। राइट, क्योंकि होता क्या है अभी, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ डॉक्टर्स मस्ट बी फेसिंग दिस, कि ना अगर
पेशेंट अभी आपने जैसे कहा कि वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है, सो व्हाट्सएप पे ऐसे दिखने वाला है कि यू आर सेंडिंग दैट मैसेज टू द डॉक्टर. सो एक तो मुझे आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी. वील कम टू दैट. दैट इज समथिंग दैट आई थिंक वी हैव टू एड्रेस. बट बिफोर दैट, अगर पेशेंट को, ठीक है, पहले तो पेशेंट इनिशियली व्हेन द पेशेंट इज टोल्ड अबाउट दिस थिंग कि आप ऐसे कर सकते हो एंड पीछे एआई है, पेशेंट्स as a human being we tend to probably forget it after it becomes second nature. We may not even forget, but we might have some other thoughts कि हाँ ठीक है, other thoughts in the sense ये मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ तो somewhere ये डॉक्टर मेरा चैट देख रहा है. It's like talking to the doctor. Now the problem with talking to the doctor is, like I said, this is a problem I think with a lot of doctors, that पेशेंट समटाइम्स लाइज कि हाँ मैंने दवाई ले ली, या नहीं मैंने मीठा नहीं खाया. तो ऐसे केसेस में जैसे वो क्लिनिक में झूठ बोलता है और आप कुछ नहीं कर पाते, तो एआई भी कुछ नहीं कर पाए. हाँ, क्योंकि पेशेंट रिपोर्टेड बायस एक एलिमेंट है. देखो, ट्रस्ट दोनों एंगल पे है, करेक्ट. लेकिन इससे क्या है कि एक आपको पेशेंट में इन क्लिनिक में क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलता है कि आप वही 5 मिनट में पेशेंट जो आपको बता रहा है आप उसी को फॉलो कर रहे हो. ये आप लॉन्जिट्यूडनली पेशेंट की पूरी जर्नी फॉलो कर रहे हो कि वो क्लिनिक से गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने क्लिनिक में आएगा तब तक क्या क्या हुआ है, उसका एक एंगेजमेंट क्या है, क्या जो हम मैसेजेस उनको भेज रहे हैं प्रोएक्टिवली. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक क्वेरी पोर्टल है, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन जाता है कि रोज एक मैसेज जाता है, एक हेल्थ टिप जाता है, अलग अलग चीजें जाती है गेमिफाई करके. हर चीज में एक एलिमेंट है कि, बट क्या है कि ये एक एआई लॉन्जिट्यूडनली ट्रैक कर रहा है. तो आपने अगर कुछ झूठ बोला है तो एक है कि कुछ चीजें पकड़ी जा सकती है कि आप लास्ट वीक बोल रहे थे कि मैंने ये किया है, फिर इस वीक हमने कोई रिवॉर्ड मैकेनिज्म डाल दिया कि अगर चलो ये वीक रिवॉर्ड वीक है, आपने ये वीक जो भी किया तो आपको कुछ 50 पॉइंट्स मिलेंगे, बाद में कोई गिफ्ट मिलेगा, तो आप बोल रहे हो हाँ 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 मैंने किया. डॉक्टर ऑब्जेक्टिवली वो असेस करने ही वाला है. जब आप क्लिनिक में आ रहे हो, आपका अगर ब्लड शुगर करेगा या स्पॉट A1C भी करेंगे तो पता चलने ही वाला है कि आपने वहाँ जो बोला है वो झूठ है. तो झूठ का एलिमेंट तो कोई कुछ नहीं कर सकता. तो इंसान को झूठ बोलना भी ईजी है लोगों को, तो मशीन को तो बहुत ज़्यादा आसानी से झूठ बोल सकते हो. दूसरा है कि डॉक्टर्स केयर टीम आता है, क्लियरली डॉक्टर का नहीं आता है ओपन नेम, ताकि उन्हें भी पता है कि आई एम टॉकिंग टू द सपोर्ट टीम, मैं डॉक्टर के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ. तो क्योंकि क्या है कि अगर मैं डॉक्टर के साथ बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो पेशेंट को भी लगता है कि मुझे रेजोल्यूशन इंस्टेंट मिलना चाहिए. डॉक्टर को मैंने पूछा, हाँ मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे एक दवाई का नाम इंस्टेंट मिलना चाहिए. और हम देखते हैं इवन विद द सपोर्ट टीम कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत परसिस्टेंट होते हैं कि नहीं मुझे सारी चीज एआई ने बताई, बैक एंड ह्यूमन ने बताया, फिर भी बताएंगे नहीं, मुझे दवाई ही दो ना, दवाई का नाम बताओ. हाँ. तो वो एक रहता है. तो वो एक, और बहुत से डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं हम नहीं आपको वर्चुअली दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, आप आके मिलिए. तो इसीलिए हमने वो एक रखा है कि एक डॉक्टर के भी दिमाग में शांति रहे कि भाई मुझे बॉदर नहीं कर रहे हैं फुल टाइम. 2 रिस्पॉन्सेज हम वर्चुअली डॉक्टर के, अगर डॉक्टर को देना है रिस्पॉन्स तो वो अपने पोर्टल से दे सकते हैं डायरेक्ट पेशेंट. ओके. बट इट्स नॉट कॉन्टिंजेंट कि उन्होंने नहीं दिया तो जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी, वैसा नहीं है. तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल. दूसरा आपने पूछा अबाउट प्रिवेसी एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशन. नाउ व्हेन यू कंसेंट टू दिस, एक तो व्हाट्सएप हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड उनका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, एनक्रिप्शन, इट्स ISO सर्टिफाइड, तो डेटा लीक होता नहीं है. तो इट इज अ 1:1 कम्युनिकेशन. जितना पेशेंट आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन है दैट इज ओनली विजिबल टू द डॉक्टर. ऑल पेशेंट आइडेंटिफायर्स आर ओनली विजिबल टू द डॉक्टर. जब एआई के पास भी रेजोल्यूशन के लिए चीजें जाती है बैक एंड पे, तो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है जहां पे डी आइडेंटिफाई हो जाता है डेटा. तो नाउ यू बिकम अ नोड. You are not Aditya. You are, a 30-year-old male with diabetes, healthcare professional, busy lifestyle, low motivation to exercise, irregular food habits,
controlled blood sugar, heavy family history. So all these nodes are there. Side effect. AI only picks up the nodes. So AI doesn't know this is Aditya. तो वो किसी को नहीं मिलता है. टू इवन एनी कंपनी एनीवेयर कोई डेटा लीकेज नहीं होता है. जो पूरा डेटा है वो सिर्फ डॉक्टर को दिखता है. किसी और थर्ड पार्टी को आपका डेटा नहीं दिखता है, डेटा नहीं मिलता है. And so like recently you went to what should we call it, a convention, like it was like Shark Tank, okay, something like that, so like Health Tank. So how are people like investors and people in the corporate world, what are they thinking about AI in medical field? उनका क्या आउटलुक है, क्या उनको इसमें आगे स्कोप लगता है, हाउ इज द रिसेप्शन एंड एवरीथिंग देयर? तो एक तो पहले था कि एआई बज़वर्ड है एंड एआई इज द फ्यूचर, एआई इज द फ्यूचर. अब टोनालिटी चेंज हो रही है कि एआई इज द प्रेजेंट. अब ये फ्यूचर नहीं है. इट्स अबाउट हाउ यू विल वांट टू यूज इट. तो ओवरऑल एज इंडस्ट्री हेल्थ केयर इज अ लगार्ड इंडस्ट्री. जब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करते हैं तो हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज अ लगार्ड, इट्स कंसिडर्ड एज अ डायनासोर. तो अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो अगर आप नहीं चेंज करोगे, नहीं अडॉप्ट करोगे तो डिफिकल्टी हो. दूसरा एक है कि पीपल आर वेरी स्केप्टिकल एआई पे. एक तो ट्रस्ट इश्यूज, टू कंप्लायंस एंड गार्ड रेल्स, क्योंकि पॉलिसीज अभी भी ग्रे है अक्रॉस द वर्ल्ड. इवॉल्व हो रहा है, आज के आज नहीं हो पाएगा. तो फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें लोग कर रहे हैं. एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी एथिकली डन. तो एक कॉन्सेप्ट है अक्रॉस द इंडस्ट्री की करना है. कॉर्पोरेट इज लुकिंग कि हम कैसे लाए. सबको एआई लाना है लेकिन एक टिक मार्क एक्टिविटी लाए, प्रोएक्टिवली कुछ करके लाए, कौन से डोमेन्स में लाए. और ये सारी जो इनसिक्योरिटीज है ऑफ एवरी स्टेक होल्डर कि हमें स्पेशली हेल्थ केयर में, क्योंकि यहाँ सॉरी कुड मीन लूजिंग अ लाइफ. तो यहाँ वो आपके पास ऑप्शंस नहीं है वैसे कि क्या करे. तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा गार्डेड रहना पड़ता है कि क्या होगा, एडवाइस क्या मिलेगी, कहाँ क्या स्टॉप होगा, एआई को कितना करना देना चाहिए और एआई को कहाँ पे बांध लेना चाहिए. तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी को फुल्ली हार्नेस भी करना है. तो ये एक दुविधा रहती है हेल्थ केयर में फॉर एवर. इसीलिए चेंज मुश्किल आता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहना पड़ता है कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री. कि चलो ठीक है, अगर मतलब यू हैव टू बी सिक्योर एंड हैव एवरीथिंग राइट, कि एक फेक ट्रांजैक्शन भी हुआ तो किसी के पैसे जा रहे हैं नहीं, हाँ किसी की जान जा रही है. तो वो भी एक बहुत डिफरेंस हो जाता है. इसीलिए गार्डेड है बट एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि एक वेव है, एक चेंज साइकिल है जो सालों बाद आती है. राइट, तो ये it is a hype cycle today, you know, with being all fair, it is a hype cycle today, but it is going to bring a sea change जो हम नहीं इमेजिन कर पा रहे. हम आज यहाँ बैठ के नहीं इमेजिन कर पाएंगे कि 5 दिन में क्या होगा. जैसे अगर आप ओपन एआई देख लें, फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड टू आज जो लेवल ऑफ रीजनिंग वो कर पाता है, इट्स फिनोमिनल. तो ये सारी चीज़ें हम इमेजिन नहीं कर पाए. तो मुझे लगता है अब इमेजिनेशन से भी ऊपर चीज़ें होने ही वाली है. बट आप कहाँ गार्ड रेल सेट करें, कितना राइट है कितना रॉन्ग है, उस पर बहुत मैटर करेगा. इंडस्ट्री इज ऑल ओपन आर्म्स बट उनको कंप्लायंस फॉलो करके करना है. सो सो मतलब इन जनरल ऑब्वियसली एआई को, इफ एआई इज देयर इन दिस वर्ल्ड तो उसको यूज़ तो करना पड़ेगा फॉर मेडिकल पर्पसेस. बट देन सो लाइक इफ वी हैड टू प्ले शार्क टैंक फॉर अ वाइल, जस्ट अज्यूम, तो now I'm thinking Google has a lot of data with their watches and everything. They also have a lot of patient data, and other big companies, whatever, Meta, so they have a lot of data already. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने जक्कू भैया वहाँ पे बैठ के एक बार देखेंगे कि ये मंथन भैया क्या कर रहे हैं, ये सही लग रहा है.
मैं ये करूँगा, तो उनके लिए तो करना ही, दे हैव द फायर पावर एंड एवरीथिंग, एंड दे हैव द लीड एज वेल कि एआई में ये कर सकते हैं। तो मंथन भैया को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? सी AI जितना, एंड नॉट डोमेन एक्सपर्ट या मेरा जो AI चल रहा है उस हिसाब से, बहुत AI एजेंट्स या AI चीज़ें आप करते हो तो आपको रहता है कि बिग फिशेस विल कम। बिग फिशेस बहुत सी चीज़ें करती है, इम्पैक्ट होती हैं चीज़ें, राइट। लेकिन अगर आप देखें कि वॉलमार्ट आ जाए, डी मार्ट आ जाए, रिलायंस फ्रेश आ गया, किराने की दुकान तो बंद नहीं हुई। आज हम सब ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, बट ऑनलाइन ही ब्रांड्स नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन, नेक्स्ट सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी में ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स डाल रहे हैं, राइट। जो आपको एक ऑनलाइन बिहेवियर पे लेके गए वही चीज़ें वो वहाँ ले गए। तो जो हेल्थ केयर चीज़ें हैं, एंड ऑल दीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल दीज बिग कंपनीज ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ लॉ सूट्स ऑन डेटा प्रिवेसी। तो रेगुलेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी स्केप्टिकल, क्या करना है क्या नहीं करना है। टू इंस्टेड ऑफ, समटाइम्स इट्स अ बिल्ड वर्सेस बाय, कि हम खुद बनाए, खुद मसल लाए, ये करे वो करे, वी कैन प्रॉब्ली लुक एट दीज प्लेयर्स एंड बिल्ड समथिंग ऑन इट। तो मल्टीपल प्लेज रहते हैं लोगों के कि हम कैसे करना चाहे या क्या करना चाहे। ग्लोबली आइडियाज़ है, आइडिया लोग कॉपी भी कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, बट हमारे पास भी, मतलब वी हैव आवर प्रोप्राइटरी मोट, जो हमारा डेटा सेट है ऑफ 60 मिलियन इंटरेक्शंस, इट्स लाइक ओवर 8 years which has been collected over 65,000 patients across geographies, across therapy areas. So it's not easy to build that moat. मतलब आज with everything today also, if you see even all the other AI platforms to catch up with OpenAI, with GPT, टाइम लगता है, या आपको एक अर्ली मूवर एडवांटेज था। तो ये बिग विग्स हेल्प भी करते हैं, जैसे गूगल हेल्थ ने काफ़ी अपना डेटा सोर्स ओपन सोर्स कर दिया है कि आप ये डेटा लेके यूज़ कीजिए इन योर इंटरैक्शंस, इन वॉट एवर थिंग यू आर बिल्डिंग, कि हमारे पास इतने हेल्थ केयर इमेजेस का डेटा है, तो आपको अगर कुछ क्रिएट करना है तो करें। तो कंपनीज ऐसी चीज़ें करती है कि सपोर्ट हो। NVIDIA is investing heavily, big fishes हैं, big sharks will always remain, तो डिपेंड्स उनका फोकस कहाँ है। तो ये एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उतना स्पेसिफिक वो पेन पॉइंट्स नहीं सॉल्व करते हैं, दे लुक एट इट इन अ वेरी ब्रॉड वे। ओके आज नहीं कल मैंने जो ब्रेन मॉडल बनाया है उसमें 1 बिलियन प्लस इंटरैक्शंस हो, तो उसे शायद वो 1 बिलियन इंटरैक्शंस में इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो 8 to 10 years में डेवलप हुआ है, तो उन्हें 10 साल नहीं बिगाड़ने और वो एक एक्विजिशन करे। तो आई एम लुकिंग इट एट वेरी पॉजिटिवली कि हाँ, अगर जक्कू भैया सोचे लेना है तो पुट अस एन ऑफर। राइट, वही ना, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स like we used to see कि to disrupt a brick and mortar business back in the day was not easy, but moving forward it is just getting easier to disrupt everything. तो कोई अगर सोचे किसी MBBS करने के बाद सोचे कि अरे मैं AI, I'll do something with AI, तो मतलब क्या सिनेरियो है, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Like you are doing it, you are very positive about it, but somebody wants to solve some other problem. So what will be your advice to him? How to go about it? एक तो है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स डेवलप करने चाहिए। तो वर्सेस ऐसा है कि मुझे MBBS करके भी प्रोडक्ट मैनेजर बनना है या टेक में जाना है, तो आप अपना एक डिनोमिनेटर पूल बहुत बढ़ा रहे हो। यू हैव thousands of engineers and then you are going to compete amongst them is one. टू, आपको एक माइंडसेट से करना है कि मुझे एक प्रॉब्लम पता है हेल्थ केयर सिस्टम का और मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ, एंड मुझे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चाहिए जिससे जैसे मुझे AI सीखना है और AI करना है। US and all, there are groups called doctor coders and there are actual communities जो डॉक्टर्स कोडिंग जानते हैं, जो डॉक्टर्स AI जानते हैं और चीज़ें करते हैं। एंड टुडे विद द वे द टेक्नोलॉजी वर्क्स, इट्स ग्रेट। मैं खुद एक एजेंट
processor agent develop कर रहा हूँ within the company, being a doctor without zero knowledge of coding. Today AI allows you to create non-coding things which can be very easily given and translated into tech. But hype cycle में word of caution ये रहता है कि आप बिना कुछ सोचे कर लो कि बस AI का ज़माना है, मुझे AI करना है. तो ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बस AI में कुछ करना है. तो ये कुछ क्या है ना, वो नहीं पता होता है. तो हेल्थ केयर ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि आप एक टेक प्रॉब्लम या एक प्रॉब्लम देखो एंड यू कैन सॉल्व इट इंस्टेंटली. हेल्थ केयर सिस्टम्स लेवल पे समझने के लिए आपको उसमें काम करना ज़रूरी है और थोड़ा एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है ताकि आप एक्चुअल एक ओवरव्यू समझ सके कि एक्चुअली सिस्टम कैसे चलती है. आपका एक विजिबिलिटी है, आपने मेडिकल कॉलेज किया, आपने एक इंटर्नशिप किया, डिपार्टमेंट में 2-2 महीने 1-1 महीना रोटेट किया और आपको लगता है मुझे हेल्थ केयर समझ में आ गया और अब मैं AI में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. तो वैसे नहीं चलता है. बहुत डर्थ है डॉक्टर्स की. कल ये जो आप हेल्थ फोर्स टैंक की बोल रहे थे उसमें भी देयर वर हार्डली डॉक्टर को फाउंडर्स. देयर आर इंजीनियर्स हु आर बिल्डिंग डिजिटल थेरापीज. सो डर्थ है. डॉक्टर्स ऑल्सो हैव टू कम विद द राइट स्किल सेट. क्योंकि बहुत बार डॉक्टर्स का ये n=1 फिनोमिनन होता है कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है. अरे आपने 100 पेशेंट में देखा है उसका मतलब ये नहीं. जिस चीज़ का प्रेवलेंसी है 1 लाख पेशेंट्स पर मिलियन, इतने हाई प्रेवलेंस में आपने 100 पेशेंट देखे, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि यही होना चाहिए. तो वो एक ना माइंडसेट शिफ्ट भी डॉक्टर्स को जरूरी है जिनको AI में जाना है, टेक में जाना है. क्योंकि कम्युनिकेशन अगर सिखा भी ले तो क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन नहीं सिखाते हैं. तो ये जो आप बोले थे ना हमने अडेप्ट कर लिया, तो ये एज जो मिली है जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो व्हेन यू बिकम नॉट जस्ट अनदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, वो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाता है कि आप डाइवर्स लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो. वरना आप वही डॉक्टर, सीनियर, हायरार्की, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और पेशेंट, यही आपकी दुनिया है. आपको पता ही नहीं है सेल्स कैसे चलता है, मार्केटिंग कैसे चलता है, मार्केट एक्सेस क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता है. GTM स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक्सेल मतलब दिखता कैसा है, वही मेडिकल में तो कभी नहीं देखा होगा. थीसिस के वक्त लोग पहली बार यूज करते हैं तो लगता है अरे वो 4 फॉर्मूला डालते हैं, तो जब वो सम बन के आता है तो भी वाव लगता है कि अरे वाह ऐसे ड्रैग किया तो पूरा दिखता है. तो वो नहीं है अवेयरनेस. तो बस है, मैं भी, हम भी कर लेंगे. जैसे सबको इन्फ्लुएंसर बनना है आजकल, सबको ब्लॉगर बनना है, सबको पॉडकास्ट करना, सबको पॉडकास्ट करना है, तो सबको ये करना है. लेकिन एक राइट अप्रोच होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए और एक स्किल सेट डेवलप करने की भी होनी चाहिए. क्योंकि ना पेशेंस बहुत कम है आज. फ्रेश MBBS लोगों में भी ना पेशेंस बहुत कम है. तो AI है, करना है, ये कुछ करेंगे, हम भी बना लेंगे, वो शार्क टैंक पे ही अच्छा लगता है. तो अभी योर मतलब यू गाइज, योर टीम आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम कि चलो ठीक है, कंप्लायंस इज अ प्रॉब्लम, proper doctor patient communication is a problem, and perhaps if you solve this problem तो एक अच्छा impact पड़ जाएगा. तो you guys identified that. So for people who are going to come in this field या thinking about trying something in AI, like you said, डायरेक्ट घुसना नहीं है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करो. तो हाउ डू यू लुक फॉर अ प्रॉब्लम? हेल्थ केयर सिस्टम्स लेवल पे देखना चाहिए. आप प्रॉब्लम, कभी कभी मुझे ये चीज़ का प्रॉब्लम है, बट दैट डजंट मीन सबको हो. तो वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप है कि वेदर इट इज़ अ प्रॉब्लम एट स्केल. AI कैन हेल्प यू डू थिंग्स एट स्केल. तो उसका एक यूज़ आपको जो ऑगमेंट करने के लिए करना है वो एक स्केल पे करना है. तो आपके डे टू डे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है. तो आपको देखना है कि इसको अगर मुझे करना है तो ये एक तो सॉल्वेबल है या नहीं, हाँ. बी, क्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लगेगा. सी, करने के बाद गो टू मार्केट, हाउ विल आई मेक मनी आउट ऑफ इट. इन्वेस्टर्स नॉट इंटरेस्टेड इन हाँ कंप्लायंस बढ़ा लिया तो क्या हो, हाउ विल माई मनी गेट डबल्ड, राइट, और हाउ विल यू बिकम बिग. तो एक प्रॉब्लम माइंडसेट रहता ही है. And most doctors are analytical. Basically, your medical education teaches you, when you do history, go through all those steps of, you already have that analysis in mind, right? कि क्या करना है, and you have your differentials in mind. Your mind is actually processing everything and doing.
तो अपने आजू बाजू देखेंगे कि क्या मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड व्हाट कैन आई सॉल्व, टू व्हाट एम आई ऑल्सो पैशनेट अबाउट. कि कभी कभी आपको उस चीज़ का पैशन ही ना हो. प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे प्रैक्टिस मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम, रूरल हेल्थ केयर एक्सेस इज अ बिग प्रॉब्लम, बट मे बी आई एम नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट. कि मतलब मुझे ऐसा कोई पैशन नहीं है कि एक एक डॉक्टर को मैं मिलूँ और उसके साथ मैं ये एक्विजिशन करूँ या ये टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी करूँ या प्रैक्टिस मैनेजमेंट करूँ. मुझे लगता है मतलब देयर आर अदर्स हु आर डूइंग इट, यू नो, एंड आई हैव सीन पीपल हैव फेल्ड. नहीं होता है. तो आपको वो चीज़ में भी पैशन होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ में कुछ करना है या ये चीज़ में डोमेन करना है. तो it is very attractive, okay, to become a have founder in your CV on LinkedIn, come on podcast, give gyan and all of it. The struggle is real, the hustle is real. हाँ, तो वो है, and the success rate is also very very low. But क्या कि हम भी डॉक्टर का जिगरा है, मतलब वो 0.01% वाले एंट्रेंस एग्जाम्स दे चुके हैं और पहुंच चुके हैं, तो लगता है कि हाँ चलो कर लेंगे. 2% तो बहुत बड़ा सक्सेस रेट होता है. तो बट बी प्रिपेयर्ड ना, एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ईजी, जस्ट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इज़ नॉट ईजी, यू नो, इवन गेटिंग द राइट टीम वो भी ट्रायल एंड एरर से होता है. एंड कभी अच्छा चलता है, कभी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर वही चीज़ें ब्रेक भी होती है. तो इसीलिए फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम आर पैशनेट अबाउट. अगर आपको उस चीज़ में पैशन है एंड यू बिलीव इन द आइडिया, बिलीव इन द विजन, तो आप कर पाओगे. बिकॉज हर्डल्स बहुत आएंगे. इट्स लाइक ट्रैकिंग या एवरेस्ट बेस कैंप, कि पता है बहुत परेशानी आ रही, लेकिन मुझे देखना है, मुझे जाना है वहाँ पे. तो आप करोगे सब कुछ. टेंट में सोओगे, 4 दिन नहीं नहाओगे, 5 लेयर कपड़े पहनोगे, रोज़ 20 किलोमीटर चलोगे, 20 किलो वज़न उठाओगे, क्योंकि आपको वो करना है. बट अगर वो मोटिवेशन नहीं है, वो पैशन नहीं है, तो आप छोड़ दोगे बीच में, नहीं देखना यार, यहाँ पे माउंटेन देख लेंगे. तो सेम होने वाला है इसी चीज़ में कि अरे छोड़ यार, कोई और सॉल्व करेगा, मैं अच्छी खासी जॉब कर लेता हूँ, इट्स वेल पेइंग, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, कोई करेगा प्रॉब्लम सॉल्व. तो उतने ही फेलियर्स आते हैं, उतने ही रिजेक्शंस आते हैं. बट वो 1 yes इज इनफ फॉर 99 नोज. बट वो 1 yes कब आ रहा है पता नहीं ना, 99 के बाद आ रहा है या 900 के बाद आ रहा है, आपका पेशेंस कितना रहता है उस हिसाब से. तो अट्रैक्टिव है. कंट्री नीड्स मोर एंटरप्रेन्योर्स, नीड्स मोर पीपल, नीड्स मोर डॉक्टर्स इन टेक्नोलॉजी, इन हेल्थ टेक. बिकॉज आई ऑलवेज से दिस कि हेल्थ टेक विदाउट अ डॉक्टर इज ओनली टेक, क्योंकि हेल्थ ही नहीं है उसमें. आपको पता ही नहीं है पेशेंट जर्नी क्या है, सुनी सुना इन्फॉर्मेशन है. 2-3 एडवाइजर्स को कॉल करते हैं. समटाइम्स इवन आई गेट कॉल्स फ्रॉम मेनी फाउंडर्स बिल्डिंग इन हेल्थ टेक विद जीरो हेल्थ केयर बैकग्राउंड. पूछ लेते हैं ये है जर्नी में, ये होगा वो होगा. ठीक है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस देता हूँ, बट ऐसे ही 2-4 लोगों के ओपिनियन पे बेस्ड होती है. तो इट्स वेरी ओपिनियनेटेड ना. तो मैं एक बार DHN में गया था एंड आई हैड दिस प्रोफेसर फ्रॉम IIT, शी रन्स एन इंक्यूबेशन सेंटर देयर. बोलती कि आप, मैं सारे फाउंडर्स जो आते हैं वहाँ पे, उनको बोलते हो आप कुछ दिन हेल्थ केयर सिस्टम में तो बिठाओ कि एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं जो सॉल्व करना है. Exactly why I asked you the question. कि Yeah. आप एक्सेल शीट पे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है कि अरे इंडिया वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इन ऑन्कोलॉजी, NCDs, ये वो. हाँ, इसमें तो बिल्ड कर ही सकते हैं, इसमें तो बहुत पैसा है. Actually वो है क्या है प्रॉब्लम? नहीं. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लोगों को सब कुछ सोच के घुसना चाहिए ना. जैसे बोला कि बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें लगती है दूर से, तो इट मे नॉट ऑलवेज बी. एंड सिंस यू स्पोक अबाउट प्रॉब्लम्स, अभी आपने तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, बट फॉर समवन हु वांट्स टू गेट इन दिस फील्ड, गिवन योर एक्सपीरियंस, now you are very occupied solving this problem, but what are the other problems in healthcare that you think could be solved with AI, so that जो अभी आने वाले लोग आएंगे, they'll perhaps think कि हाँ यार चलो एटलीस्ट सर ने प्रॉब्लम तो बता दिया, तो मतलब दे हैव दैट क्रेडिबिलिटी, हाँ यार ये प्रॉब्लम है, कैन वी सॉल्व इट. सी, एक है आपके हेल्थ एक्विटी का प्रॉब्लम. जैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट कियोस्क्स, ATM, हेल्थ ATMs बना रही है. यूपी गवर्नमेंट ने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है. देयर आर कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन हेल्थ केयर स्क्रीनिंग.
कि आपको एक एआई रूम में ले जाते हैं, एक पॉड में ले जाते हैं और 2 घंटे में कुछ देते हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव रिपोर्ट्स। एक वो है जो आप एट स्केल सॉल्व कर सकते हैं अच्छा। इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिव आउटकम्स लाने के लिए। 2 है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, जिसमें ग्लोबली बहुत काम हुआ है बट इंडिया स्पेसिफिक काम नहीं हुआ है। So as in while making a diagnosis या ऐसा सब ECG reporting. वो सारी चीज़ों पे काफ़ी है। तो आप देखिए कि जिस चीज़ के डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है इन हार्ड फॉर्म्स, लाइक एन ECG, लाइक एन MRI, लाइक अ पैथोस्लाइड, वो है, तो वो चीज़ें कर रहे हैं, But बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ तो लेकिन एंड टू एंड उसको बहुत चीज़ें हैं हेल्थ केयर में जो आपको स्कोप आउट करनी है। तो कुछ चीज़ें स्क्रीनिंग लेवल पे चल रही है, कुछ चीज़ें क्लिनिकल डेवलपमेंट लेवल पे चलती है, कुछ चीज़ें हॉस्पिटल सेटिंग में चल रही है। तो जैसे लैंग्वेज की बात की कि कुछ चीज़ें वहाँ चलती है, तो एक थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारे लैक्यूने देखोगे, और जिन्होंने जो बिल्ड किया है वहाँ पे वो कहीं एक पॉइंट पे अटकते हैं या एक ही फोकस करके उतना सॉल्व करते हैं। तो उसकी जो सराउंडिंग चीज़ें हैं, यू कैन पिक दैट अप, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सॉल्व हुआ है वो आप नहीं कर सकते। Okay. री इन्वेंटिंग द व्हील एक अलग बात है, बट यू कैन ऑलवेज डू बेटर। जैसे हम थीसिस करते थे, तो बहुत लोगों के थीसिस ऐसे होते थे कि 2 स्टडीज फेवर में बोल रही है, 2 स्टडीज अगेंस्ट है, मैं ढूंढ लेता हूँ कि क्या कंसेंसस आए। तो कुछ चीज़ें हो सकती है वेर यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इन दैट वे ऑल्सो। Okay. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बाहर से एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा है कि आप इंटरनल जो पर्सपेक्टिव में हो वहाँ आपको जल्दी दिखेगी, और वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये एक्चुअली बॉदरसम है या नहीं, और फिर इसको टेक सॉल्व कर सकता है या नहीं। तो एज अ डॉक्टर यू कैन आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर, एंड यू शुड गो टू टेक एंड से कि भाई मुझे ये सॉल्व करना है, ये मेरा आइडिया है, तू मुझे टेक बना के दे। टुडे इट्स द रिवर्स, हमने टेक बना ली है, डॉक्टर आप यूज करो, ये आप बताओ उसको कैसे यूज करेंगे। तो दैट नीड्स टू चेंज, एंड दैट विल टेक अ व्हाइल, बिकॉज More doctors should meet more tech people and they should probably just sit in a room and थोड़ा चाय पे चर्चा हो जाए, एब्सोल्युटली तभी कुछ बहुत कुछ बनेगा, इम्पैक्टफुल बनेगा, है ना। वेस्टफुल नहीं होगा। वरना ना बहुत चीजें बनती है जो वेस्टफुल है, विच इज बैड फॉर एवरीबडी। फाउंडर्स को भी रिग्रेट होता है, टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज सब वेस्ट जाता है, इन्वेस्टर्स के पैसे डूबते हैं। होल कम्युनिटी इफ यू सी इज वेरी स्केप्टिकल अबाउट हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस रीजन ओनली, क्योंकि सबने हाथ जलाए हैं और यही रीजंस बहुत ज़्यादा थे। तो कल भी देखे तो आई वॉज प्रॉब्ली द ओनली डॉक्टर को फाउंडर इन ऑल द पिचेस क्या that बात we है। had। तो आपको वही टेक वाले लोग ही मिलते हैं हर जगह टू सॉल्व फॉर टेक, हेल्थ टेक प्रॉब्लम्स, दे ओनली सॉल्विंग फॉर द टेक। तो डॉक्टर्स शुड गेट अप। आई थिंक द मोर डॉक्टर्स स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, और उसमें भी क्या हो रहा है, डॉक्टर्स मोस्टली अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना चाहते हैं कि मैं एआई, हाँ मुझे भी एआई में इंटरेस्ट है, मुझे कैसे हेल्प होगा। तो वो स्केल पे सोचना, सिस्टम लेवल थिंकिंग नहीं है। आई थिंक दैट इज द वे टू थिंक। And what would, like, now you are solving one problem, but if you had a clone like Manthan 2.0, what would the other Manthan try to solve? Or basically what I'm asking you is, और क्या problems है which you think you can solve apart from whatever is going on right now? Do you have any particular thing in mind कि यार इसको solve कर सकते हैं? आई वुड करंट टॉप ऑफ माइंड मेरा है कि आई वांट टू सॉल्व फॉर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स इन अ बेटर वे, कि वो एक डोमेन एक्सपर्टीज नो, इवन इन द इन्वेस्टर नेटवर्क हम देखते हैं कि बहुत कम है। दे Healthcare डोंट investors? अंडरस्टैंड हेल्थ केयर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर। Oh, so you So I have think yeah, that is one thing I want to try and solve if I had a clone, कि इन्वेस्टर्स को भी समझना है कि हेल्थ केयर कैसा है, एंड दैट इज वन थिंग आई वुड प्रोबेबली वांट हाँ, मतलब उनको बताओ भाई कि ये सच में प्रॉब्लम है नहीं है, व्हाटएवर, इसमें इन्वेस्ट कर सकते to हैं understand, नहीं है, yes, to basic understand. understanding of healthcare and what is there to invest in healthcare and what those returns can look like, ना कि वो फिर eventually comes down to just numbers, and healthcare is not just numbers. Right. So I think probably my clone could solve for that. Amazing. And yeah, मतलब this was regarding your company stuff, but
like while closing, I'd like to still discuss thoda hai na, like personal stuff, as in आपको पहले से ही ऐसा कुछ करना था या things just fell in place? So I'll be very honest. I think they just happened, and never had I thought that I will do this. One thing is I get bored a little too quickly. तो ना वो एक कीड़ा है कि कुछ रोज कुछ नया चाहिए. हाँ. So that propagated. I never thought. Very early on, I always wanted to be a doctor. Then I thought बचपन में ऐसा था कि हाँ न्यूरो सर्जन बनेंगे. कॉम्प्लेक्स दिखता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, Cool लगता है. कूल लगता है. एंड फर्स्ट ईयर में तक भी वैसा था. ऐसे एनाटॉमी आया, ब्रेन निकाला, डिसेक्ट किया. एनाटॉमी प्रोफेसर इज लाइक, अरे एकदम मस्त है, यू वांट टू बी अ न्यूरो सर्जन. हम लोग, अरे वाह सर को कैसे क्या पता बात मुझे है. बनना है. हाँ. ठीक है. बढ़ते गए, चीजें चलती गई. थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक आए. देन सर्जरी केम एज अ सब्जेक्ट. आई एम लाइक, इसमें एनालिसिस तो कम है यार, ये तो हाथों का खेल है. हाँ. क्या है यार, हटाओ इसको. Everything that I'm reading is eventually resection and anastomosis. यहाँ से ये काटो और फिर दो जोड़ दो. बस बोला नहीं, हजाम वो वाला नहीं काम करना है. मेडिसिन करते हैं, उसमें स्किल बहुत है, दिमाग लगाना है, उसे पजल है. शर्लॉक होम्स बन सकते हैं. बोला मेडिसिन करेंगे. अब फिर फाइनल किया, इंटर्नशिप में यही करना है. As luck might have had it, there were certain issues with the results and many other things. And then I'm like, okay, I wasn't getting medicine at the places I want to. I'm like, नहीं यार, फिर अब क्या लूँ. अभी कोई भी ऐसा ब्रांच लूँ जिसमें मुझे हॉस्पिटल जाना होगा तो मेड रेफरेंस देना पड़ेगा. और जितनी बार मैं पेपर पे लिखूंगा मेड रेफरेंस, उतनी बार लगेगा अरे मैं ही वो हो सकता था. ये तो नहीं हो पाएगा. Then I spoke to a lot of experts, a lot of guides, mentors. I've been lucky that I've had quite a few noble souls who come out of the blue to help me. And I asked कि क्या करना चाहिए. तो it's like non-clinical करेगा. I'm like नहीं non-clinical कभी नहीं सकते. ऐसे कैसे non-clinical? तो नहीं, that is पेशेंट देखना है अपने को. beyond. नहीं, it's low class, it's relegated. क्या non-clinical लोग की क्या वैल्यू होती है. Then Nijame, I'll make you speak to some people. Then I spoke. And then I said, this is fascinating. And very early on, in fact, I used to do a lot of research in my MBBS days also. I was a part of ICMR, this, that, and I had also applied for a pharmacology course, which KEM used to run in collaboration with ICMR. And that year, they probably didn't get enough participants and they didn't do the full-term course, but they did a small crash course, which I had done. And I was like, this is a great subject and, I really like it. So I said, ठीक है, medicine नहीं तो medicine without patients कर लेते हैं. Mac is medicine without patients that way. And then when I thought I'll take it, again, I'd done thorough research, spoken to so many industry experts, stalked everybody possible on LinkedIn. And सबके career journey, सबसे बात करने बोला, ये सही है, ये करूँगा, medical affairs करूँगा, global medical director बन के retire करूँगा. बोला बेस्ट, कुछ सोचना ही नहीं था. Then moved, did a lot of life cycles, got good early exposure into medical affairs. Then the health tech thing happened. Fitterfly just happened. And it was also at the time I felt कि मतलब medical affairs थोड़ा repetitive लग रहा था मुझे. I said, there's very little I can contribute. I want a Shark Tank fever भी चल रहा था. बोला startup में घुसते हैं. And सामने से आया and I'm like नहीं मतलब करते देखते very क्या है. fascinating because in corporate, in pharma, it's a regulated environment. You're moving quite slow. And startup is dynamic. अभी speed चाहिए. अभी process समझ लिया, सब हो गया, अभी speed चाहिए. While doing that, then again I thought कि नहीं, startup journeys are very difficult. मैं startup तो नहीं करूँगा. And then with my co-founder, we started conversations long back, and every time we would talk, and even without discussing these ideas and everything, just to orient me and, see whether we'll all be a good fit or not as a team. I was still, first 2 calls I told him I'm not really interested. Like, to be a co-founder or do a startup and all. So I have a nice peaceful life. Why will I spoil it? He said, keep thinking. And then, my dad pushed me saying, why don't you try, like the whole Gujju in us
is always there कि धंधा तो करना ही करना है। चाहिए कभी ना कभी लाइफ में. And he said, what is stopping you? So I said, एक ही है कि stable income नहीं होगी, you know, and suddenly I'll again have to live like I'm living my 20s with that whole hustle and everything. और आपको पता ही नहीं है कि कल क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा. It's like कर लेना, why do you want regrets? Can always वैसे go भी- back, हाँ. वैसे भी कुछ साल बाद जिसमें है उसी में रहेगा, जॉब टाइप ही करेगा, तो मिड लाइफ क्राइसिस आ ही जाएगी. तो बोलता है वो टाइम पे वापस चले जाना. तो बट ट्राई, सो ट्राइड, यू नो, एंड इट्स गोइंग वेल, इट्स फैसिनेटिंग. सो ऐसा नहीं है मैंने सोचा था मैं कुछ ब्रेक थ्रू करूंगा या एआई करूंगा, बट आई ऑलवेज लाइक टेकिंग द रोड लेस ट्रैवल्ड. तो जब मैंने फार्मैक भी लिया था, इट वॉज द रोड लेस ट्रैवल्ड. And then I went jumped into health tech also. I was probably one of the very few MD Pharmacs who ventured into health tech as an industry. And now again in AI, it's almost similar. So I like taking that road less travel. भीड़ कम होती है, थोड़ा आपको Excitement ease रहता है. भी मिलता है, एक्साइटमेंट रहता है, वो थ्रिल, इट्स दैट एड्रेनलिन रश, तो वो मिल रहा है, तब तक चल रहा है. गाइज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, मुझे पता है, बट मैं फ्यूचर वाले सक्सेसफुल लोगों को अभी पकड़ रहा हूँ. ये कौन करके दिखा सकता है मुझे बताओ. एक बार मंथन भाई न्यूज में आने वाले हैं ना, फिर वो पॉडकास्ट के लिए सिर्फ डायरेक्ट रणवीर भाई के पास जाएंगे. लेकिन सबसे पहला पॉडकास्ट, उनका एक्चुअल पॉडकास्ट अपने पास है, ठीक है. तो that is why this is amazing. And the other thing that I also wanted to ask is what is like, ठीक है, as in you made decisions as you went through life, बट एक ऐसा होगा ना, सपना होगा ना कि यार ये करना है, या मनी वाइज या इम्पैक्ट वाइज, कि ये इम्पैक्ट करना है. सो इम्पैक्ट इज अ बेटर वर्ड. कि सपने तो बहुत दिखते हैं, जैसे बोला कि यू नो वो न्यूरोसर्जन से शुरू होता है चेंजेस, एंड मैनी इंसिडेंट्स इन पर्सनल लाइफ हैव टॉट मी कि नथिंग इज कांस्टेंट एंड नेवर से नेवर. तो सपने भी मेरे बोर हो जाते हैं, मेरी तरह की बोर हो गया ये सपने से भी चेंज. एक है कि इम्पैक्ट एट स्केल, कि ये एक है यू नो विजन इन टर्म्स ऑफ कि आई वांट टू ब्रिंग दैट इम्पैक्ट एट स्केल. I want to see it. It can be in any form, and that is fulfilling for me enough. Be it doing a drug launch to being today in AI and bringing that impact at scale, or being an investor in health tech and seeing 5 companies bring that impact at scale, or doing social entrepreneurship or social work. So basically, it's impact at scale to change people's lives in some way. I want to be a part of one small positive impact in people's life. It could be them taking a new drug. It could be them following the drug and having that adherence. It could have been the lifestyle changes I did with DTX in my previous role, or whatever the future holds for me. It could be, you know, those mentorship that I do, which maybe changes somebody's career. Anything. Or the social work I do, any of it. But anything that brings that one small change which impacts their life for good is what makes me happy, and that's the dream I chase. Okay. And last question. What is the one thing that people probably get wrong, but you think otherwise? Yeah, I'm so sorry. What is the one thing that people think it is it is this way, this particular way, but you think that it's wrong? Majority of the people. What is that one insight? Yeah. That one insight is, I think, you know, your experience or your degrees or other things, people feel कि ये बांध के रखती है मुझे. They're like chains, you know. I can't do this. Like, I'm a doctor. How can I build an AI agent? Like, I can't. You know, I'm an engineer. How can I build in healthcare? People generally feel कि ये चीज़ें मुझे बांध के रखती है. My societal things. And a lot of times people say, "Arey, it's easy for you to say. Opportunities came knocking at your door." I mean, you know, it's not always that way, right? So people always see only the good part, right? And that's how today social media also promotes it. Nobody puts your failures up. But लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मुझे बांध रही है. My
overall, your environment in general, your social constraints, I feel they don't. I think very otherwise, that the society, the norms and other things don't really bind you in any way. Your degree, your past experience, nothing binds you. Feel all of them are just a stepping stone. It actually catapults you into something very big, but you don't see it. It's like a rocket. जो आपको अगर जलाना है तो पहले तो जलना पड़ता है ना, then it puts you up. But if you feel कि नहीं, this is only burning me, you will, वो फुसी हो जाता है. You will not Amazing, go up. amazing, So, हाँ. I feel all those things are just, there to put you up. But लोग, you break those shackles, you break those, people don't want to break norms. I think वो एक चीज़ है कि लोगों को norms के within रह के चीज़ें करनी है. Everybody wants to be in that bell curve of 95% confidence interval. Outliers किसी बाजू दोनों को नहीं बनना है. And I think that's what I think very differently, that you should be out of the bell curve. Right, amazing. So I think this is going to be an era of outliers. Amazing, guys. Chalo. Thank you.